नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड की बात करें, जी हां, सीडीएसएल शेयर के अंदर अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है या फिर होल्डिंग को आप एवरेज करना चाहते हैं, ध्यान रखना होल्डिंग है ऊपर के लेवल की और आज आप इसे एवरेज करना चाहते हैं। जी हाँ, सीडीएसएल स्टॉक को अगर या फिर एवरेज के साथ आप एक नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो खास है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, सीडीएसएल शेयर के अंदर या तो आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं या आप एवरेज करना चाहते थे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है। ध्यान से वीडियो को देखना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबको पहले ही वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, सीडीएसएल हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, ध्यान रखना उसका प्राइस जो होता है ना, जब भी आप देखोगे कभी आपको सही प्राइस नहीं लगेगा। आपको एक वॉच लिस्ट बनानी होगी, चाहे वो सीडीएसएल का शेयर है चाहे कोई और शेयर है। तो ध्यान रखना, जब तक आप एक वॉच लिस्ट नहीं बनाते हो ना, तब तक आपको कोई भी प्राइस अच्छा नहीं मिलता है। आज हो सकता है इस सीडीएसएल शेयर में आपको इन्वेस्ट करने से डर लग रहा हो और कुछ समय पहले की बात करें तो आप बोल रहे होंगे भाग जाएगा भाग जाएगा। तो दोस्तों, डिटेल में आप लोगों का जो डाउट है वो सारा का सारा क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं, आपको डर भी नहीं लगेगा। जो एवरेज करना चाहते थे सीडीएसएल शेयर के अंदर या फिर कोई भी सीडीएसएल शेयर के अंदर एक नई पोजीशन बनाना चाहता था, उसकी क्लियर कट पिक्चर जो है आज उसे समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले सीडीएसएल शेयर की हम लोग क्या बात करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें बाइंग किया। देखो भाई, ध्यान रखो आपने किसके साथ बाय किया है। देखो, इसका जो प्रमोटर है, जो इसका ऑनर है, उसकी 15% हिस्सेदारी है। एक अच्छे स्टॉक को माना जाता है जब 50% प्रमोटर की हिस्सेदारी हो। बट इसके कंपैरिजन में हम फिर ये भी देखते हैं कि एफआईज कितने हैं, डीआईज कितने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी प्रमोटर की हिस्सेदारी कम आती है तो हम एफआईज डीआईज के ऊपर भी ध्यान जरूर रखते हैं, क्योंकि ये भी स्टॉक को चला सकते हैं। तो अगर एफआईज की हिस्सेदारी की बात करें तो 17% है, डीआईज की हिस्सेदारी की बात करें तो 19% है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम ये कहें प्रमोटर एफआईज डीआईज तो ये 50% से ज्यादा है। तो यानी कि बड़े जहाज के पास आज भी माल काफी अच्छा है। तो डोंट वरी, अगर आपने इन्वेस्ट किया है इसमें बड़े प्लेयर्स का पैसा भी लगा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डूबने के चांस बड़े कम है। बट पब्लिक के अंदर भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसकी जो है देखने को मिल रही है कि पब्लिक के द्वारा भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप और मैं। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं अब इसके फंडामेंटल के ऊपर। तो ध्यान रखो, क्यों मैं ये चीजें बता रहा हूं, आप सीधा प्राइस भी जान सकते हो। देखो, ये चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब आप किसी स्टॉक को एवरेज करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप गलत जगह पैसा तो नहीं लगा रहे हो। अगर इसको बिना देखे आप पैसा लगा रहे हो ना मार्केट में, सिर्फ टेक्निकल बेसिस ब्रेकआउट ले लिया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में फेल हो सकते हो, ये बात ध्यान रखना। सो हर चीज का अपना महत्व है, हर चीज आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। जैसे अभी आपको बताया कि हाँ एफआईज डीआईज इन्वेस्टेड है, तो आपको भरोसा होगा कि नहीं यार मेरी स्टडी सही है। अब उसी के साथ अगर आपको फाइनेंशियल अच्छे मिल जाए तो और आपको भरोसा हो जाएगा, आप एवरेज करने के लिए डरोगे नहीं। तो देखो, रेवेन्यू इसका ग्रो होता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी संकेत है, ये एक अच्छी कंपनी का संकेत होता है। अब बात यह है कि प्रॉफिट को क्या कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है। जी हाँ, कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है और सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो कैश में इन्हें वापस भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्जे की भी बात कर लेते हैं। जीरो कर्जा है कंपनी के ऊपर भैया, कोई यहाँ पर है ही नहीं, इन्होंने लोन लेके रखा नहीं है। तो यहाँ पर आ जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रांच। अब हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 104 करोड़ की इनकी जो है इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब देखो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस 1358 करोड़ का है और यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात है कि ये इंक्रीज होता जा रहा है। यही होती है एक संकेत कुछ अच्छी कंपनी के, ध्यान रखो। अब नीचे की तरफ हम आते हैं और भी चीजों को देख लेते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो इन्होंने 28 करोड़ के करीब करीब देनदारी है, जो आप कह सकते हो कोई सर्विसेज ली होगी, ये पेमेंट इनको करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल, तो 66 करोड़ इनके पास आने भी है। इसके अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट 52.86 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म एंड लोन एडवांस ये तो बहुत कम है। तो फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा कैश रिच कंपनी है, अपने ही पैसे से आगे काम कर रही है, तो इसमें पैसा लगाना आई थिंक एक अच्छी बात है। बट अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से ये स्टॉक नीचे जा रहा है, ध्यान रखो ऊपर की तरफ 1601 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर 1-2 महीना, कम से कम मैं बोलूँगा 6 महीने अच्छे से ट्रेड नहीं करता है, तब तक
आपको एक खतरा जो है वो मंडाया रहेगा, एक अच्छा बुलिश ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट नीचे से भी एक ट्रेंड जो है वो शुरू हो रहा है, जैसे कि आप ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो। तो पॉसिबिलिटी आप लोगों की ये हो सकती है कि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है वीकली बेसिस पे। तो आई बिलीव दैट कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों का 1244 का जो एक लेवल है वो एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता ये भी एक आपका रेजिस्टेंस रहेगा। सो अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपका पहला टारगेट 1388 का रहेगा और दूसरा टारगेट 1601 का रहेगा। 1601 के ऊपर निकल गया तो समझ लीजिए ये दोबारा एक अप ट्रेंड में जाने के लिए शुरू हो सकता है। तो 1601 के ऊपर अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो ध्यान रखो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 1601 ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर वीकली बेसिस इसके नीचे क्लोज होता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। अब इसमें चांसेस दो हो सकते हैं कि ये अभी 1388 के ऊपर आने के बाद इस तरह से कुछ चलने की कोशिश करे। तो ध्यान रखना एक चैनल पैटर्न इस तरह से बन सकता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये चैनल पैटर्न जरूर ड्रॉ करिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप ध्यान रखो तो ये ट्रेंड चल रहा था, इसी ट्रेंड को दोबारा ये कंटिन्यू भी कर सकता है। जिस तरह से अभी ब्रेकआउट आया है मेरा ऐसा मानना है कि अभी हड़बड़ाहट में इसे बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो 1244 के लेवल को इसने क्लोज नहीं किया है। सो बहुत अच्छा होगा अगर इस हफ्ते एक रेड कैंडल बने एंड उसके बाद अगर ये 1244 के ऊपर अगले हफ्ते निकल जाए और ट्रेड करना शुरू करे तो हम बिल्कुल 1180 का स्टॉप लॉस लगा के इसे 1388 के टारगेट के लिए हिट कर सकते हैं। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है। और अगर इस स्टॉक ने एक चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके कहीं नीचे की तरफ रैली दिखाई और दोबारा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जो है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगा तो आपको दोबारा अपने लाइफ टाइम हाई पे बनेगा। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट ऐसे चला गया थोड़ा सा रिस्की रहेगा। आई बिलीव दैट डब्ल्यू पैटर्न कंसोलिडेशन बना के यहाँ जिस लेवल पे है ये 1244 से 1180 में अगर कंसोलिडेशन हो जाए कुछ समय के लिए, 1-2-3 महीने के लिए, और उसके बाद ये या तो ऊपर या नीचे निकले तो ये लेवल बहुत हमारे लिए अच्छा है। बाकी जो एवरेज करना चाहते थे, जी हाँ 1244 से 1180 एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर आप एवरेज करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आप लोगों के लिए अगर कोई लेवल निकल कर आएगा या फिर कोई एवरेज का पॉइंट आएगा तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप लोगों का 940 का होगा नेक्स्ट सपोर्ट जोन, ये बात ध्यान रखिएगा। सो आप लोग सतर्क हो जाइए इस लेवल के अंदर कि आपको एक एवरेज करनी है। आप यहाँ पर कुछ नहीं करो, आप वनडे के बेसिस पे भी चार्ट लगा सकते हो। देखो वनडे के बेसिस पे भी ये ब्रेकआउट दे रहा है, बट हो क्या रहा है, एक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, हो सकता है एकदम से फॉल आ जाए। देखो अभी डब्ल्यू पैटर्न ये वाला बन रहा है ना, तो काफी सारे लोगों ने इस डब्ल्यू पैटर्न को देखा होगा और एंट्री भी इसके ऊपर ली होगी, तो हो सकता है यहीं से फॉल कर दे आप लोगों के एसएल खाने के लिए। सो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ऐसा ही डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको फिर से एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस ट्रेंड लाइन के टूटने से कुछ नहीं होता, यहां पर कुछ इस तरह सा पैटर्न बनना चाहिए हायर हाई का। हाँ, हायर हाई का पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, आप बाइंग कर सकते हो बिल्कुल छोटा सा 1244 का ही स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन 1244 के ऊपर 2-3 हाई तो बनने दो, कंसोलिडेशन होने दो। तो इस स्टॉक के अंदर जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, न्यू पोजीशन बनाना चाहते थे, जी हाँ कहीं ना कहीं ये एक अच्छे लेवल पे है, आप लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन 100% गारंटी नहीं है यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर ब्रेकआउट अगर आप बोलोगे ना एक हायर हाई बेसिस पे, वो नहीं हुआ, डायरेक्टली जा रहा है। ऐसा जाना ना कुछ इस तरह से पैनिक क्रिएट करता है। देख रहे हो ये नीचे आ गया है ना, ये नीचे आ गया, तो हमें पैटर्न कैसा चाहिए, ये वाला पैटर्न, इस तरह से पैटर्न बने ना 1244 के ऊपर या फिर इसी ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए, तो ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है, ऊपर की तरफ हमें एक अच्छी पोजीशन बनाने का हेल्प करता है। तो दोस्तों फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगा 1601 अब आपको लोगों का रेजिस्टेंस जोन है, नीचे की तरफ 1180 का लेवल आपका सपोर्ट जोन है, 940 सपोर्ट जोन है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, अगर आप फंडामेंटली इस कंपनी को स्ट्रांग मानते हैं, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो आप इन लेवल्स के पास ही एवरेज करें। ऐसे एवरेज करने का कोई फायदा नहीं है और कभी भी एक स्टॉक में पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कैपिटल
कैपिटल को डिवाइड करना है और कम से कम 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। और आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आने वाले समय में अगर मार्केट ने अच्छा किया और इसने फिर से बुलिश ट्रेंड पकड़ा तो ध्यान रखो ये जो ट्रेंड इसका ब्रेक हुआ था ये दोबारा इसके पास जाके आहिस्ता आहिस्ता आने वाले समय में कुछ 2200-2300 के टारगेट दे सकता है और बहुत जल्दी 25 एंडिंग तक आप लोग देख सकते हो, जुलाई तक भी ये जा सकता है। लेकिन अभी इतना फास्ट जाना मुझे लगता नहीं है सही होगा। सो आई बिलीव दैट नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अगर आप ये टारगेट मान के चलें नियर अराउंड, ये आप 3400 का भी कह सकते हैं 2026, बट इतनी फास्ट ये टारगेट मुझे नहीं लगता आएंगे। समय लगेगा अब इस स्टॉक में कहीं ना कहीं, जब तक 1601 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं होता। 1601 के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैप हुए हैं, तो कम से कम 3 से 4 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड हमें यहाँ चाहिए। और जो भी 1601 के ऊपर पोजीशन बनाएगा वो 1601 का ही स्टॉप लॉस रखे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर ये दोबारा इसके नीचे आया तो फिर से एक डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगी जो 1601 से 1388 की हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगर इसने अपने इस ट्रेंड को पकड़ा तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं फिर से बता दूं, देखो यहाँ हिट किया, यहाँ हिट किया, यहाँ हिट किया, और अगर इसी तरह से दोबारा ऊपर निकला तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक वापस ये जा सकता है 25 मई में ही, और 2500 के टारगेट भी दे सकता है और इससे ऊपर यहाँ भी जा सकता है आराम से 26। बट ये टेक्निकल चीज़ें हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के अब एक हायर हाई के पैटर्न्स बनाए, फिर हम मानेंगे कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि वीकली बेसिस अगर आप इसका ध्यान रखो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो वीकली बेसिस अभी 1-2 कैंडल ही बनी है इस ब्रेकआउट की, सो बेटर है रेड कैंडल बनने दीजिए, दोबारा ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, तो उसमें आपका हायर हाई भी जो है वो कवर हो जाएगा। आप जितना मर्जी छोटा टाइम फ्रेम लगा लीजिए, आपको हायर हाई अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक कंटिन्यूशन में ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है, यहाँ से फॉल आने के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं। तो एटलीस्ट 4 आवर के ऊपर भी हमें 200 पीरियड के ऊपर जाना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। अभी तक ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी 200 पीरियड के ऊपर नहीं आया है, तो ध्यान रखो सेफ एंट्री बेटर है कि 200 पीरियड के ऊपर आ जाए, 1244 के ऊपर अच्छे से सस्टेन करे, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब, ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना, क्योंकि रिस्क आप सबका है।